आज का हमारा विषय है हरित ग्रह प्रभाव। आप देख रहे हैं हमारे सामने आज सबसे बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय ताप वृद्धि। तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रही है, जिसकी वजह से हरित ग्रह प्रभाव बढ़ रहा है। तो हम इसको जानने की कोशिश करते हैं, आखिर हरित ग्रह प्रभाव है क्या, उसकी वजह से क्यों तापमान बढ़ रहा है। देखिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य से ऊर्जा धरती पर आती है, इनफैक्ट सभी ग्रहों पर आती है। तो सूर्य से जो ऊर्जा धरती पर आती है, सूर्य ऊर्जा का जो मुख्य वाहक है वो है फोटोन। और फोटोन क्या है? बंडल है। बंडल किसका? ऊर्जा किरणों का बंडल है। और इन्हीं सब किरणों को मिलाकर हम कहते हैं सूर्यातप। तो हम देखते हैं ये जो बंडल है, इसमें कौन कौन सी ऊर्जा किरणें हैं। इसी को हम सौर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो देखिए, इसके अंदर इस बंडल में है गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरण, विजिबल लाइट, अवरक्त किरणें, माइक्रोवेव और रेडियो तरंग। ये सभी नाम आपने सुने हैं। तो एक फोटोन जो कि सूर्य की ऊर्जा का वाहक है, एक फोटोन बंडल है इन सब किरणों का। तो प्रश्न ये उठता है, ये किरणें आपस में एक दूसरे से भिन्न कैसे है? यदि हम बाएं से दाएं तरफ चले तो ये ऊर्जा, इनकी ऊर्जा घटती चली जा रही है। अर्थात किरण का वो भाग जहां ऊर्जा सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक ऊर्जा की जो किरण है उसी को हम गामा रेज कहते हैं। उससे कम जिसकी ऊर्जा है उसी को हम एक्सरे कहते हैं। उसी से कम जिसकी ऊर्जा है उसी को पराबैंगनी किरणें कहते हैं। उसी से कम जिसकी ऊर्जा है उसी को दृश्यमान प्रकाश कहते हैं। उसी से कम जिसकी ऊर्जा है उसको हम अवरक्त किरणें कहते हैं। उससे कम जिसकी है उसी को माइक्रो किरण कहते हैं या रेडियो तरंगे कहते हैं। अर्थात वो किरण जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है उसी को रेडियो तरंग कहते हैं। तो ये एक सौर स्पेक्ट्रम है, अर्थात सूर्य का जो एक फोटोन है वो बंडल है इन ऊर्जा किरणों का। अब देखिए, पृथ्वी पर जब ये किरणें आ रहे हैं तो आपको ध्यान होगा, हमने पहले पढ़ा था पृथ्वी का चुंबक मंडल होता है। और उस चुंबक मंडल का मुख्य कार्य क्या है? वो हमारी धरती को हानिकारक सूरज की किरणों से बचाता है। तो जब ये किरणें हमारी धरती की ओर आती हैं, पृथ्वी का चुंबक मंडल गामा रे, एक्सरे जैसी उच्च ऊर्जा किरणों को धरती पर नहीं आने देता है, उन्हें विचलित कर देता है। पराबैंगनी किरणें जब हमारे वायुमंडल की ओर बढ़ती हैं तो इसको कौन अवशोषित करता है? ओजोन गैस। इस वजह से उच्च ऊर्जा पराबैंगनी किरणें भी धरती तक नहीं आती है। उसके बाद है दृश्यमान प्रकाश, विजिबल लाइट। अर्थात धरती पर मुख्य प्रधान ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन है? विजिबल लाइट। क्योंकि ये किरणें धरती पर नहीं पहुंचती हैं। तो मुख्यतः जो ऊर्जा किरण पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं वो है विजिबल लाइट, दृश्यमान प्रकाश। याद रखिएगा, कोई भी वस्तु गर्म कब होगी? जब इन ऊर्जा किरणों का अवशोषण होगा। यदि ये किरण ऐसे ही परावर्तित हो जाए, इन किरणों का अवशोषण ना हो, तो वस्तु गर्म नहीं होगी। हमारे वायुमंडल में ऐसी कोई गैस नहीं है जो विजिबल लाइट को अवशोषित करे। इस वजह से ये किरणें सीधी पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं। अर्थात पृथ्वी का वायुमंडल
सूर्य से आने वाली किरणों से गर्म नहीं होता है। और जब ये किरणें पृथ्वी की सतह तक पहुंचेगी, पृथ्वी इनको अवशोषित करेगी, और जब पृथ्वी इनको अवशोषित करेगी तो वो खुद गर्म हो जाएगी। और कोई भी वस्तु जब गर्म होती है उससे ऊर्जा किरणें निकलने लगेंगी। इसी वजह से धरती से ऊर्जा किरणें निकलना प्रारंभ हो जाएगी, किंतु इसकी ऊर्जा इससे कम होगी। इस आने वाली सौर्य किरण की ऊर्जा अधिक होगी और धरती से जाने वाली किरण की ऊर्जा कम होगी। और विजिबल लाइट से कम ऊर्जा वाली किरणों का नाम क्या है? अवरक्त किरणें। अर्थात पृथ्वी से निकलने वाली जितनी भी किरणें हैं वो कौन सी हैं? अवरक्त किरणें। क्योंकि ये पृथ्वी से निकल रही हैं, इनको हम पार्थिव किरण भी कहते हैं। याद रखिएगा, धरती से जो किरण निकल रही हैं वो कौन सी हैं? अवरक्त किरणें। अब देखिए, कुछ गैस की ये प्रॉपर्टी है, वो विशेष ऊर्जा किरण को ही अवशोषित करती है। जैसे ओजोन का ये विशेषता है, वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, वैसे ही ये CO2 गैस की विशेषता है, ये अवरक्त किरणों को अवशोषित करती है। जब हम सौर स्पेक्ट्रम देख रहे हैं उसमें अवरक्त किरणों की मात्रा कम है, किंतु धरती से निकलने वाली 100% किरणें कौन सी हैं? अवरक्त किरणें। और जैसे ही पृथ्वी से ये अवरक्त किरणें निकलेगी, वायुमंडल इनको CO2, हवा में स्थित CO2 गैस इस अवरक्त किरणों को अवशोषित करेगा, और जैसे ही इसको अवशोषित करेगा वायुमंडल गर्म हो जाएगा। अर्थात पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य से आने वाली किरणों से गर्म नहीं होता है, किंतु पृथ्वी से जाने वाली अवरक्त किरणों से गर्म होता है। इसी प्रभाव को हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं। तो प्रश्न ये उठता है, ये शब्द हरित ग्रह, ये शब्द कहां से आया? उच्च अक्षांश क्षेत्रों में यदि हम जाएं, आपको पता है वहां तापमान कम होता है, या हम अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे जाएं, शिमला चले जाइए, कश्मीर चले जाइए, वहां तापमान कम रहता है। पूरे साल 10 डिग्री से ऊपर तापमान बढ़ता ही नहीं है। हम जब खेती करते हैं, कुछ फसलों के लिए कम तापमान तो कुछ फसलों के लिए ज्यादा तापमान चाहिए। उन्हीं के आधार पे हमने फसलों का वर्गीकरण किया है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो जब आप रबी की फसल लगा रहे हैं तब तो तापमान 10 डिग्री चाहिए, किंतु यदि खरीफ की फसल लगाना है तो तापमान कम से कम 25 से 30 डिग्री चाहिए, तभी वो फसल उगेगी। या सब्जियां अगर लगानी है तो इतना तापमान चाहिए। हमारे यहाँ तो ये व्यवस्था है, गर्मी आई हमने खरीफ की फसल बोई, सर्दी आई हमने रबी की फसल बोई। किंतु ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता होगा? वहां तो पूरे वर्ष तापमान 10-15 डिग्री से ऊपर जाता ही नहीं है, तो वहां सब्जियां कैसे लगाएंगे? तो आपने कभी ध्यान दिया होगा, यदि आप पहाड़ी क्षेत्रों में गए हैं, वहां बड़े बड़े कांच के गृह बने होते हैं, कांच के बड़े बड़े घर हरा नहीं होता है, सिर्फ कांच का होता है। तो क्या क्या काम है उस कांच के घर का? देखिए, वो कांच का घर चारों तरफ से पैक है, तो आते वक्त धूप जब पड़ती है, सूर्य किरण, इसकी ऊर्जा अधिक है, तो वो कांच की जो ग्लास है उसको भेद करके किरणें उस ग्रह में प्रवेश कर जाएंगी, किंतु जाते समय इनकी ऊर्जा कम हो जाएगी, तो वो शीशे को भेद करके बाहर नहीं आ पाती हैं। वो किरण, जो ऊर्जा किरण है, वो घर के अंदर ही रह जाती है। इस वजह से उस घर के अंदर का तापमान 20 से 25 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो घर गर्म हो गया। अब उस घर में
सब्जियां लगाई जाती है, फूल वगैरह लगाए जाते हैं, या कुछ भी इस तरह का कार्य किया जाता है। इसीलिए इस घर को हरित गृह कहते हैं। इसलिए नहीं कहते कि कांच हरे रंग का होता है, इसलिए क्योंकि वहां पर सब्जियां उगाई जाती हैं। अब हम देखें, कहीं ना कहीं पूरी पृथ्वी के लिए ये CO2 गैस उस घर का कार्य कर रहा है। आते वक्त सूरज की किरण को धरती की तरफ आने दिया, किंतु जाते समय इसको रोक लिया, जाने नहीं दिया। और पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो गया। इसीलिए इस प्रभाव को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। तो आपको समझ आया होगा हरित गृह प्रभाव क्या है और इसे हरित गृह प्रभाव क्यों कहते हैं। अब प्रश्न यह है, हरित गृह प्रभाव का महत्व क्या है? यदि वायुमंडल में CO2 गैस नहीं हो, हरित गृह प्रभाव नहीं हो, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि वायुमंडल में CO2 गैस नहीं होगा तो क्या होगा? दिन के समय सूरज की किरण आएगी, धरती गर्म होगी, किंतु वायुमंडल गर्म नहीं होगा। फिर भी दिन में इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। किंतु जैसे ही रात आई, देखिए, दिन भर पृथ्वी सूरज की किरणों को अवशोषित करती है, गर्म होती रहती है, और दिन में और पूरी रात में धरती से किरणें निकलती रहती, अवरक्त किरणें निकलती रहती। तो क्योंकि अभी हवा में CO2 गैस है, वो पृथ्वी से निकलने वाली इन अवरक्त किरणों को अवशोषित करता रहता है। इसलिए रात में पृथ्वी का औसतन तापमान 10 डिग्री के पास रहता है। यदि हवा में CO2 गैस नहीं होगी तो रात के समय पृथ्वी से निकलने वाली इन अवरक्त किरणों को कोई रोकेगा नहीं, और ये किरणें, ऊर्जा किरणें ब्रह्मांड में चली जाएंगी। तो रात के समय पृथ्वी का तापमान -20 से -30 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो आप सोचिए जरा, अगर इतना कम तापमान हो जाए तो क्या धरती पर जीवन रहेगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा, धरती पर जीवन खत्म हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आया हरित गृह प्रभाव का महत्व क्या है। अब आपको समझ में आया CO2 गैस का इंपॉर्टेंस क्या है। और हर वो गैस जो अवरक्त किरणों को अवशोषित करती हैं, वो हरित ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे मीथेन गैस, जैसे जल वाष्प, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। तो सबसे ज्यादा हरित गृह प्रभाव, सबसे ज्यादा अवशोषण मीथेन गैस करती है, किंतु वायुमंडल में मीथेन की मात्रा बहुत कम है। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है? ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है? CO2 गैस। इसी वजह से जो हरित गृह प्रभाव हो रहा है, मुख्यतः किस गैस की वजह से हो रहा है? CO2 गैस की वजह से हो रहा है। तो अब आपको समझ में आया होगा हरित गृह प्रभाव क्या है। ये शब्द हरित गृह शब्द कहां से आया, हरित गृह प्रभाव का महत्व क्या है। अब आप इसको जोड़ सकते हैं। अब आपको समझ आया होगा कि ऊंचाई पे जाने पर तापमान कम क्यों हो जाता है। क्यों क्यों शिमला में तापमान कम है, कश्मीर में तापमान कम है। पहाड़ की चोटी पे आप 10,000 मीटर ऊंचाई पे चढ़ जाइए, तापमान -48 डिग्री तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल के गर्म होने का स्रोत सूर्य नहीं है, वायुमंडल के गर्म होने का स्रोत पार्थिव किरणें हैं। अर्थात वायु का वह भाग जो पृथ्वी के पास होगा वो अधिक गर्म होगा, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं CO2 गैस की मात्रा कम हो रही है। CO2 गैस भारी गैस है, पृथ्वी की सतह के पास ये अधिक होगी। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे CO2 गैस कम हो जाएगी, तो हरित गृह प्रभाव कम होगा। अवरक्त किरणों का भी ज्यादा कहाँ होंगी? पृथ्वी की सतह के पास। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जा रहे हैं अवरक्त किरणें भी कम हो रही हैं। तो क्या कम हो रहा है? हरित गृह प्रभाव कम हो रहा है। इसीलिए ऊंचाई पर तापमान कम हो जाता है।
अब हम इसको जोड़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग से, भूमंडलीय ताप वृद्धि से। आप देखिए वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ रही है, CO2 की मात्रा बढ़ रही है, इसीलिए इन अवरक्त किरणों का अवशोषण बढ़ रहा है, और अवरक्त किरणों का अवशोषण बढ़ रहा है, इसलिए वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है, और इसी को हम भूमंडलीय ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। तो अब आपको समझ आया मुख्य कारण क्या है ग्लोबल वार्मिंग का। अब इसी को हम आइस एज, हिमयुग से भी जोड़ सकते हैं। हमने सुना है धरती पर हिमयुग आते हैं, तो हिमयुग का मुख्य कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं ऐसे। तो देखिए सूर्य, धरती पर मैंने जैसे कहा प्रधान स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य से ऊर्जा कभी कम कभी ज्यादा, तो यदि सूर्य से आने वाली ऊर्जा अगर कम हो जाए तो धरती पर हिमयुग आ जाएगा। लेकिन एक और कारण है हिमयुग आने का, यदि वायुमंडल में CO2 बढ़ रहा है तो तापमान बढ़ रहा है। उसी तरह से यदि वायुमंडल में CO2 की मात्रा घट जाएगी तो हरित ग्रह प्रभाव कम हो जाएगा, और हरित ग्रह प्रभाव कम होगा तो तापमान घट जाएगा। तापमान घटेगा तो धरती पर हिमयुग आ जाएगा। तो अब आपको समझ आया होगा हरित ग्रह प्रभाव और इससे संबंधित ग्लोबल वार्मिंग और हिमयुग। तो प्रश्न ये है वायुमंडल में CO2 क्यों बढ़ रहा है? आपको पता है कि सबसे मुख्य कारण है जंगलों की कटाई। हम कहते हैं पेड़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो पेड़ महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें ऑक्सीजन मिलती है। उससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? क्योंकि पेड़ ही सिर्फ एक ऐसी चीज है जो हवा से CO2 को लेता है और ऑक्सीजन में बदल देता है। यदि हम देखें, ये रहे पेड़। पेड़ क्या करते हैं? वायुमंडल से CO2 को लिया, सूरज से ऊर्जा लिया, इन दोनों को जोड़ के क्या बनाया? खाना, कार्बोहाइड्रेट्स जिसे आप कहते हो, खाना बनाया। और इस प्रक्रिया में कौन सी गैस रिलीज हुई? ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। जो पौधे ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं उसे जीव लेते हैं श्वसन क्रिया द्वारा, और जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं और ये वायुमंडल में पहुंचती है, और इस वजह से वायुमंडल में ऑक्सीजन और CO2 का बैलेंस बना रहता है। इस चक्र में यहां जो प्रक्रिया है वो है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, और ये जो प्रक्रिया है श्वसन क्रिया यहां हो रही है। श्वसन क्रिया आप देखिए, इन दोनों प्रक्रिया की वजह से हवा में CO2 और ऑक्सीजन का बैलेंस बना हुआ है। तो अब ग्लोबल वार्मिंग मेनली क्यों हो रहा है? क्योंकि हवा में CO2 बढ़ रहा है, उसकी वजह से हरित गृह प्रभाव बढ़ रहा है। तो CO2 क्यों बढ़ रहा है? तो उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है पेड़ों की कटाई। तो पेड़ अगर कट रहे हैं तो क्या हो रहा है? अब कोई पेड़ के अलावा ये कार्य कोई नहीं कर सकता जो हवा से CO2 ले और उसे ऑक्सीजन में बदल दे। तो इस वजह से क्या हो रहा है? वायुमंडल में CO2 बढ़ता जा रहा है, और CO2 बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है? हरित गृह प्रभाव, और हरित गृह प्रभाव बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। तो मेन कारण यही है। दूसरा कारण क्या? बढ़ती जनसंख्या। जितनी जनता बढ़ेगी उतनी सांस लेगी, जितनी जनता बढ़ेगी उतना ही पेट्रोल, नेचुरल गैस, इनका यूज बढ़ेगा। तो क्या बढ़ रहा है? दहन क्रिया बढ़ रही है,
दहन क्रिया किसकी हो रही है? आप देखो, कोल है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है, तो ये सब भी किसकी प्रेजेंस में जलते हैं? ऑक्सीजन की। कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? CO2 गैस। तो इस वजह से, क्योंकि ये दोनों प्रक्रियाएं बढ़ रही हैं, तो वायुमंडल में CO2 बढ़ रहा है, CO2 बढ़ रहा है तो हरित गृह प्रभाव बढ़ रहा है। तो अगर हमें वायुमंडल ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है तो क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ लगाएं, यही एक परमानेंट सॉल्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग। जनसंख्या का नियंत्रण हो, दहन क्रिया का नियंत्रण हो, पेट्रोल, नेचुरल गैस, इनका यूज कम हो। इसका मतलब ये है, अब देखिए, यदि हवा में CO2 बढ़ रहा है, यदि हवा में श्वसन, यदि दहन क्रिया बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है? इस फेज से, इस दौर से आज हम गुजर रहे हैं, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। लेकिन यदि ऐसी परिस्थिति बन जाए, धरती पर पेड़ बहुत अधिक हो जाएं, हद से ज्यादा पेड़, तब क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा पेड़ हवा से CO2 को लेंगे और ज्यादा ऑक्सीजन को उत्सर्जित करेंगे, तब क्या होगा? वायुमंडल में ऑक्सीजन की वृद्धि और CO2 की कमी होने लगेगी। और अगर ये साइकिल इस तरह से ज्यादा बढ़ गए तो धरती पर क्या आ जाएगा? हिम योग। याद रखिएगा इस साइकिल को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चक्र में किसी भी तरह का अगर डिस्टरबेंस हुआ, अवरोध हुआ, तो आप देख रहे हैं प्रॉब्लम्स हमें होगी। तो अब आपको समझ आया होगा ग्लोबल वार्मिंग और आइस एज, हिमयुग का जो चक्र है, और इसकी वजह से हरित ग्रह प्रभाव कभी बढ़ रहा है, हरित ग्रह प्रभाव कम हो रहा है। इसीलिए वायुमंडल का तापमान जब बढ़ रहा है, हम इसी को ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, और जब तापमान घट रहा है, इसी को हम हिमयुग कहते हैं। तो आशा है आपको समझ आया होगा हरित ग्रह प्रभाव क्या है, और हरित ग्रह प्रभाव की वजह से आज जो सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग की है, इसको समझने में आपको मदद मिली होगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।